नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश गोदारा और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय राकेश गोदारा। आज हम करने वाले हैं कक्षा 8 की प्रश्नावली 5.1। प्रश्नावली का नाम है वर्ग और वर्गमूल। क्या? वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल। वर्ग क्या होते हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग के बारे में। जैसे वर्ग क्या होता है? वर्ग ऐसी संख्या जिसको आपस में गुणा कर दें, ऐसी संख्याएं जो आपस में गुणा करने पर प्राप्त होती है उसे हम वर्ग कहेंगे। या फिर ऐसे बोलेंगे, उसी संख्या को उसी संख्या के साथ आपस में गुणा करना ही वर्ग है। जैसे एक का वर्ग निकालना हो तो एक का वर्ग कैसे निकालेंगे? एक का एक के साथ गुणा करें तो कितना आता है? एक आता है। दो का वर्ग निकालना हो तो दो का दो के साथ गुणा करना है। दो का दो के साथ गुणा करें, दो दूने चार, चार आता है। तीन का अगर वर्ग निकालना हो तो क्या करेंगे? तीन का तीन के साथ गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 9। चार का अगर वर्ग निकालना हो तो क्या करेंगे? चार का चार के साथ गुणा करो, चार चौक 16। और पांच का वर्ग निकालना हो तो क्या हो जाएगा? पांच का पांच के साथ गुणा। वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या के साथ गुणा। कितना आ जाएगा? पांच का वर्ग 25। छह का वर्ग निकालना हो तो छह का वर्ग कितना हो जाएगा? 6 गुणा 6, छिको छिको 36। सात का अगर वर्ग निकालना हो तो कितना आ जाएगा? सात का सात के सात गुणा, सातों सातों 49। कितने? 49। आठ का वर्ग निकालना हो तो कितना आ जाएगा? आठ का आठ के साथ गुणा, आठों आठों 64। नौ का वर्ग निकालना हो तो नौ का नौ के साथ गुणा, नौ नेम 81। कितना? 81। और 10 का अगर वर्ग निकालना हो तो क्या निकालेंगे? 10 का 10 के साथ गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 100। अगर एक जीरो है तो वर्ग में आएगी 2 जीरो। अगर किसी संख्या का जीरो का वर्ग करेंगे तो सम संख्याओं में ही जीरो आएगी, तभी पूर्ण वर्ग बनेगा, अन्यथा पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। अब देखो, इसमें कुछ संख्याएं हमें गायब दिखाई दे रही है। क्या? देखो, 2, 2, 3, 7 और 8। कहीं पर भी इन संख्याओं के वर्ग करने पर हमें 2, 3, 7, 8 प्राप्त नहीं हुई। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर संख्या के इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? पूर्ण वर्ग नहीं होगा। नहीं होगा। एक नंबर बात। दूसरी, अब इनका अगर हम इकाई अंक देखें, देखो एक का अगर हम इकाई अंक देखें तो क्या आ रहा है? एक का वर्ग करें तो इकाई अंक क्या आ रहा है? एक आ रहा है। इसके बाद में अगर हम 9 का वर्ग करें तो इनका इकाई अंक, अगर 9 का वर्ग करें तो 81 आ रहा है, तो इकाई अंक इसमें भी क्या है? एक है। तो देखो, कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनका इकाई अंक समान आ रहा है। तो अगर 9 में 1 जोड़े तो अगर हमें एक का पता हो, एक का इकाई अंक 1 है, तो हम 9 का भी बता सकते हैं। क्या? 9 का इकाई अंक भी क्या आएगा? 1 आएगा। तो कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो सिमिलर है, उनका अगर हम इकाई अंक निकालें, क्या? इकाई अंक निकालें तो क्या आएगा? 1 आएगा। 1 और 9 का, अगर 1 का पता है तो 9 का हम बता सकते हैं, क्योंकि 10 इनका दोनों का योग हमें 10 करना है। तो 1 और 9 कितने होते हैं? 10। तो एक संख्या पता हो तो दूसरी संख्या हम पता कर सकते हैं। दूसरी संख्या देखो, अगर 2 और 8 में कुछ समान हमें दिखाई दे रहा है। 2 का इकाई अंक कितना है? 4। अगर 2 का वर्ग करें तो 4 आता है, और यही इकाई अंक हो गया। 8 का अगर वर्ग करें तो कितना आता है? 64। तो 2 और 8 का वर्ग करें तो दोनों का कितना आता है? 4 आता है। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? इकाई अंक 4। अब देखो, इनका भी याद करना आसान है। देखो, 2 में अगर 8 जोड़ दें तो कितने हो जाते हैं? 10। अगर 2 का हमें पता है 4 है तो 8 का भी
4 होगा। 8 का भी हम पता लगा सकते हैं क्योंकि 2 में अगर 8 जोड़ेंगे तो ही 10 का पूरा योग होगा। 3 है, 3 के साथ वाली संख्या देखो, 3 में अगर 7 जोड़ें तो कितने होते हैं? 10 होते हैं। 3 में अगर 7 जोड़ें तो कितने होते हैं? 10 होते हैं। 3 और 7 का इकाई अंक क्या होने वाला है? 3 और 7 का इकाई अंक होगा, 3 और 7 का इकाई अंक 9 होगा। देखो 3 का वर्ग करें तो 9, 7 का वर्ग करें तो 49, दोनों में इकाई अंक क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो 3 और 7 का इकाई अंक भी क्या आएगा? 9 आएगा। अगर 4 और 6 इन दोनों का इकाई अंक क्या है? 4 और 6 का इकाई अंक क्या होगा? 4 और 6 का इकाई, 4 का वर्ग देखो कितना आ रहा है? 16, तो इसका इकाई अंक 6। 6 का वर्ग कितना है? 36, तो इसका इकाई अंक 6। तो 4 और 6 का इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। अगर जिस भी संख्या के लास्ट में 6 है तो उसका अगर इकाई अंक निकालना होगा तो उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब हमें ये याद रखना जरूरी है, कम से कम हमें वर्ग 20 तक तो याद होने ही चाहिए। देखो अब देखो बात करते हैं 5 की। 5 रहा है, 5 का इकाई अंक वही आएगा, सेम आएगा। 5 का इकाई अंक क्या आएगा? सेम टू सेम वही आएगा। कितना? 5। और बात करते हैं 10 की या शून्य की। अगर शून्य 1 है तो इकाई अंक क्या आएगा? शून्य ही आएगा। क्या आएगा? शून्य। अगर 2 शून्य है, इसका वर्गमूल अगर हम निकालें तो 1 शून्य में आएगा। अगर इसका वर्ग करें, 1 शून्य का वर्ग करें तो ये 2 शून्य के अंदर आ जाएगा। तो 2 बातें हमारी बुरी हुई। तीसरी बात, अगर पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम होगी। अब देखो ये कह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे अगर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होनी है, अगर 100 है तो 100 है तो इसका अगर पूर्ण वर्ग हमें निकालना है, 100 अगर पूर्ण वर्ग है तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? सम होगी। जैसे 2 शून्य है इसके अंदर, तो अगर पूर्ण वर्ग बनानी है तो उसमें शून्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? सम संख्या में होनी चाहिए। 3 नंबर बात, 3 नंबर इसमें कर लेते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या सम होती है। जैसे आपको 1000 का पूछ लिया जाए, अगर 1000 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, देखो इसमें शून्यों की संख्या कितनी है? 3 है। 3 क्या सम होता है? नहीं। तो 1000 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। 100 हो सकती है, 10,000 हो सकती है। ऐसे इस तरह से हम पता लगाएंगे कौन सी संख्या सम होगी। एक बात और याद रख लेना, 4 नंबर बात एक और याद रख लेना, क्या कि सम संख्याओं का वर्ग सम संख्याओं का वर्ग सम होता है और विषम संख्याओं का वर्ग विषम होता है। अगर विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो उसका वर्ग भी क्या आएगा? विषम आएगा। और सम संख्या का वर्ग सम आएगा। जैसे 2 है, 2 सम संख्या है तो इसका वर्ग क्या आया? 1, 4 आया। 4 क्या है? सम संख्या है। 1 विषम संख्या है तो 1 का वर्ग क्या आता है? 1, ये भी विषम आया। 3 विषम संख्या है तो 3 का वर्ग भी क्या है? विषम आया। 4 सम संख्या है तो 4 का वर्ग सम आता है। इस तरह से सम संख्याओं का वर्ग सम आता है और विषम संख्याओं का वर्ग विषम आता है। अब देखो पहला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होगा। देखो इसमें प्रश्न दे रखा है। पहला प्रश्न है, पहला है 81। अगर इस 81 का वर्ग करें तो इकाई अंक क्या होगा?
81 का अगर वर्ग करें तो इकाई अंक, अब देखो पूरी संख्या 81 है, इसका हमें वर्ग करने की आवश्यकता नहीं है, तो इकाई अंक जो हो उसका ही वर्ग कर देते हैं। एक का एक के साथ गुणा करें तो क्या आता है, एक आता है, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा इसका एक, इकाई अंक क्या हो जाएगा एक। इसी तरह से दूसरा सवाल है, इसी तरह से दूसरे सवाल को हल कर लेते हैं। दूसरा सवाल है 272, 272 का अगर वर्ग करना हो तो पूरी संख्या का वर्ग करें तो हमें ज्यादा समय लगता है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हमें पता है इकाई अंक ही पूछा है तो पूरी संख्या का वर्ग करने की आवश्यकता नहीं है। इकाई वाले अंक का ही वर्ग कर देते हैं। 2 का वर्ग करें कितना, 4, तो इसका इकाई अंक भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इकाई अंक 4 हो जाएगा इसका। सवाल नंबर 3। तीसरे सवाल के अंदर देखते हैं, संख्या दे रखी है 799, क्या 799, 799 का अगर वर्ग करोगे आप तो पूरी संख्या का वर्ग करने की आवश्यकता नहीं है, 9 का वर्ग करो, 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 गुणा 9 कितना आ जाएगा, 9 ने 81, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका, इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका 1, इकाई अंक क्या हो जाएगा 1। अब चौथे सवाल में बात करते हैं। चौथा सवाल क्या है, संख्या है 3853, कितना 3853, अगर इसका हम वर्ग करें तो 3 का वर्ग करना होता है, 3 का अगर वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 गुणा 3 कितना, 3 दिया 9, इकाई अंक क्या आएगा इसका, क्या आया, इकाई अंक 9 आया। क्या, पांचवा सवाल है 1234, 1234 का अगर वर्ग करें तो क्या होगा, इकाई अंक का ही वर्ग कर लेते हैं, हमें इकाई अंक पूछा है, 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो इकाई अंक अगर 4 हो तो इसका वर्ग करने पर इकाई अंक क्या होगा, हमें याद है क्या 6 आएगा, 6 और 4 का होता है 6, तो इसका 6 आ जाएगा। छठा सवाल देखो इसका, छठे सवाल में है 26,387, 26,387, इसका अगर हम वर्ग करें तो इकाई अंक क्या होगा, 7 का ही वर्ग कर लेते हैं, इकाई अंक का ही वर्ग कर लेते हैं, इकाई अंक ही हमसे पूछा है, तो 7 का वर्ग करें तो क्या आता है 49, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा इसका, इकाई अंक कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 9 इसमें इकाई होगा तो इकाई अंक 9 हो जाएगा। सवाल नंबर 8, 7 कर लेते हैं। सवाल नंबर 7 है 52,698, कितनी 52,698, 52,698 का वर्ग हमें करने की आवश्यकता नहीं है, तो इकाई अंक पूछा है तो 8 का ही वर्ग कर लेते हैं, इकाई का ही वर्ग कर लेते हैं, कितना आता है 64, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, तो इसमें इकाई अंक वही हमारा इकाई अंक आ जाएगा, तो इकाई अंक हो जाएगा 4। सवाल नंबर 8, पहले का 8वां है 99,880 वर्ग करें। अब देखो इकाई का ही वर्ग करें, 0 का 0 के साथ गुणा करें तो क्या आता है 0, तो इकाई अंक इसका कितना आ जाएगा, इसका भी इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा, इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 9 नंबर 12,796, अब इसका अगर हम इकाई अंक निकालें तो क्या आ जाएगा, 6 का अगर पूरे का तो निकालने की जरूरत नहीं है, तो इकाई अंक ही ज्ञात करना है, तो हम इकाई अंक का ही वर्ग कर लेते हैं। 6 का अगर वर्ग करें, 6 का 6 से गुणा किया तो कितना आता है 36, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा इसका, इकाई अंक आ जाएगा 6, इकाई अंक क्या आ जाएगा इसका 6। 10 नंबर सवाल है 55,555। अब देखो हमें पता है 5 का वर्ग करने पर क्या आता है,
5 ही आता है। इकाई अंक क्या आता है? 5 ही आता है। तो पूरे प्रश्न का हम वर्ग करने की आवश्यकता नहीं है, तो इकाई अंक का वर्ग करते हैं। 5 का वर्ग करें तो कितना आता है? 25। कितना आता है? 25। तो इसमें इकाई अंक क्या मिला? इकाई अंक मिला 5। क्या मिला? इकाई अंक हमें मिला 5। 1 नंबर सवाल हमारा कंप्लीट होता है। दूसरे सवाल में बात करेंगे। 2 नंबर प्रश्न है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। पहला प्रश्न आपको दे रखा है 1057। अगर 1057 पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसका कोई कारण होगा। अब हमें मालूम है कि हमने पीछे ही याद किया था, पीछे ही हमने निकाल के देखा था कि जिस भी संख्या का वर्ग किया जाए तो उसके इकाई में जो अंक नहीं होंगे वो होंगे 2, 3, 7 और 8। अगर जिस भी संख्या के 2, 3, 7, 8 इकाई में अंक है तो वह संख्या क्या नहीं बनेगी? पूर्ण वर्गमूल अगर उसका निकालेंगे तो पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। किसमें चला जाएगा? दशमलव के अंदर चला जाएगा। और हमें यही पूछा है कि स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण देखो। इसका इकाई अंक क्या है? इकाई अंक 7 है। तो इसमें इकाई इसमें 1057 में इकाई अंक क्या है? 7 है। अगर जिसके लास्ट में इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी। इसमें इकाई अंक 7 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्या नहीं होगी? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। दूसरा सवाल करते हैं। इसके अंदर है दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में है 23,453। क्या? 23,453। अगर इसका भी हम पूर्ण वर्गमूल निकालें तो इसका भी पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा। कारण क्या है? इसमें इकाई अंक क्या है? 3 है और हमें पता है 2, 3, 7, 8 इकाई अंक हो तो उसका पूर्ण वर्ग नहीं होता, तो पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो इसमें इकाई अंक 7 है, इसलिए इसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। सवाल नंबर 3 नंबर क्या कह रहा है? 3 नंबर में हमें संख्या दी गई है 7,928। कितनी? 7,928। अब देखो इसमें इकाई अंक क्या है? इकाई अंक 8 है। इसमें भी इकाई अंक 8 है और 8 हमें पता है अगर लास्ट में 8 होगा तो उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो इसमें इकाई 8 है, इसलिए इसका भी पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। 4 नंबर सवाल। 4 नंबर में जो संख्या दी गई है उसको पढ़ते हैं। 4 नंबर में है 2,22,222। क्या? 2,22,222। अब देखो इसमें इकाई अंक भी 2 आया है और 2 इकाई अंक है। देखो 2, 3, 7, 8 जिसके भी इकाई अंक है उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो इसे लिख दीजिए। इसमें इकाई अंक क्या है? 2 है, इसलिए इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पूर्ण वर्गमूल नहीं होगी। सवाल नंबर 5। 5 नंबर सवाल क्या है? 5 नंबर के अंदर 64,000 है। अब देखो इसमें शून्य दिए हैं। क्या इसमें शून्य दे रखे हैं? नहीं। तो अब हमें पता है अगर सम संख्या में शून्य होते तो यह पूर्ण वर्गमूल होता। अगर विषम संख्या में शून्य है, हमने पीछे करके किए हैं, तो इसमें लिखिए। इसमें विषम संख्या में शून्य है, विषम शून्य है
क्या शून्य है? विषम शून्य है, इसलिए यह पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा। पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें शून्यों की संख्या क्या है? विषम है। अब सवाल नंबर 6 करते हैं। 6 के अंदर क्या है? 6 में संख्या है 89,722। अब देखो इसमें इकाई अंक क्या है? 2 है, तो पूर्ण वर्गमूल बनेगा? नहीं बनेगा। इकाई 2 है, पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा। पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2, 3, 7, 8 हो तो वह पूर्ण वर्गमूल नहीं होता। 7 करते हैं। 7 में संख्या दे रखी है 222 और 000। देखो इसके अंदर क्या है? इसमें भी शून्यों की संख्या क्या है? विषम है। अगर शून्यों की संख्या अगर सम होती तो पूर्ण वर्गमूल होता। अगर शून्यों की संख्या विषम है तो ये पूर्ण वर्गमूल नहीं है। तो लिख दीजिए इसमें विषम शून्य है। क्या है? विषम शून्य है। विषम शून्य है, तो पूर्ण वर्गमूल नहीं है। यह पूर्ण वर्ग नहीं है। 8 नंबर सवाल करते हैं। 8 नंबर देखो संख्या है 50, 50 और 50। अब देखो हमने शून्य की बात की, इसमें भी शून्य आ रहे हैं। तो इसमें कौन से शून्य आ रहे हैं? सम आ रहे हैं या विषम? इसमें एक ही शून्य और एक क्या होता है? विषम संख्या होती है। तो इसमें भी विषम शून्य है, तो क्या ये पूर्ण वर्गमूल बनेगा? नहीं। तो इसमें विषम शून्य है, विषम शून्य है, यह पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। क्या नहीं होगा? पूर्ण वर्ग नहीं होगा। दो नंबर सवाल कंप्लीट हुआ। 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा? हमें यह बताना है कि हमें प्रश्न के अंदर संख्याएं दी गई है, उन संख्याओं में हमें यह बताना है कि किस संख्या का वर्ग विषम होगा और किस संख्या का वर्ग सम होगा। हमें पीछे हमने किया था कि अगर संख्या सम होगी तो उसका वर्ग करेंगे तो भी उसका वर्ग सम होगा, और ऐसे ही विषम संख्या होगी उसका अगर हम वर्ग करेंगे तो उसका वर्ग विषम संख्या होगी। तो देखिए पहली संख्या है 431। 431 का वर्ग करें तो ये देखिए पहले कौन सी संख्या, ये सम है या विषम? देखो एक इकाई अंक क्या है इसका? एक क्या सम है? नहीं, एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या का वर्ग करने पर विषम संख्या प्राप्त होगी। विषम संख्या प्राप्त होगी। अगर विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो विषम संख्या ही हमें प्राप्त होगी। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न है 2826। 2826। अब देखो इसका इकाई अंक देखते हैं, क्या ये सम संख्या है या विषम है? देखो 6 क्या है? सम है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। तो इसका वर्ग भी क्या हो जाएगा? वर्ग इसका वर्ग सम हो जाएगा। इसका वर्ग सम होगा, क्योंकि सम संख्याओं का वर्ग करने पर वह सम होता है।
तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल के अंदर कौन सी संख्या दे रखी है? 7779। देखो इसमें इकाई अंक इसका क्या है? सम है या विषम है? तो इसका इकाई अंक विषम है, तो इसका वर्ग विषम होगा। तो विषम का वर्ग करेंगे तो विषम होगा, इसका वर्ग विषम होगा। सवाल नंबर 4 नंबर सवाल करते हैं। 82,004। क्या? 82,004। अब देखो इसका इकाई अंक क्या है? 4 है, और 4 क्या होता है? सम होता है। तो सम संख्या का वर्ग करने पर सम, इसका वर्ग क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। लिखिए, इसका वर्ग सम होगा, इसका वर्ग क्या होगा? सम होगा। प्रश्न है, निम्न प्रतिरूपों का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थानों को भरिए। अगर हमें 11 का वर्ग करें तो कितना आता है? 121। पहली और अंतिम संख्या, देखो इसमें दो एक हैं, तो पहले और अंतिम संख्या तो इसमें एक हुई, और एक कितने? 2। तो बीच में क्या आया? इनका योग आ गया। अगर आगे वाली संख्या लिखें 101 का वर्ग, तो इसको कैसे लिखेंगे? पहले और अंतिम संख्या तो क्या आ जाएगी? 1, और इन दोनों का योग क्या आ जाएगा? बीच में 2, और अब 1 0 इधर आ जाएगी और 1 0 इधर आ जाएगी। कितनी जीरो है? 1 0 है ना, तो 1 0 इस तरफ आ जाएगी और 1 0 इस तरफ आ जाएगी। आगे वाले सवाल में करते हैं, 1001 का वर्ग करना है, तो पहली और अंतिम संख्या तो क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, और इनके बीच में दोनों का योग क्या आ जाएगा? 2, और जीरो कितनी है इसके अंदर? 2, तो 2 0 इधर और 2 0 इधर। इस तरह से सवाल होता जाएगा। आगे वाली संख्याएं लिखनी है। कितनी जीरो है बीच में? 4 0, 1 2 3 और 4 जीरो है, और इसका वर्ग करना है हमें। तो पहली और अंतिम संख्या तो क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, और बीच में क्या आ जाएगा? दोनों का योग क्या? 2। अब 4 0 इधर, 2 3 4, और 4 0 इधर, 1 2 3 और 4। ये हमारा सवाल हल हुआ है। अब आगे वाली संख्या है 1 0 0 1 2 3 4 5 और 6। कितनी जीरो है? 6 जीरो है। अब हमें सवाल दे रखा है, इस पहली और अंतिम संख्या तो 1 दे रखी है, और बीच में क्या दे रखा है हमें? 2। अब देखो इनके बीच में जितनी संख्याएं हैं उतनी जीरो यहाँ आ जाएगी और उतनी जीरो यहाँ आ जाएगी। तो कितनी जीरो है इसमें? 6 जीरो है, तो 6 जीरो इधर आ जाएगी, 1 2 3 4 5 और 6, और 6 जीरो इधर, 1 2 3 4 5 और 6 जीरो इधर आ जाएगी। सवाल नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन है कि ये कह रहा है, निम्न प्रतिरूपों का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थानों को भरिए। अब ये हमें प्रतिरूप दे रखा है और इसका हमें अवलोकन करना है, देखना है भी ये कैसे कैसे चल रहा है। देखो 11 का वर्ग किया, तो 11 का वर्ग किया तो पहले और अंतिम में कितने हैं? 1 और 1। पहले और अंतिम में क्या है? 1 1 है, और बीच में दोनों का योग क्या आ गया? 2। अब बात करते हैं 101 की, तो 101 में कितने 1 हैं? 1 और 2, तो 1 और 2 लास्ट में पहले और अंतिम में आ गए, बीच में दोनों का योग आ गया 2, और इधर उधर कितनी 1 1 जीरो आ गई। अब जो पिछले रूप दिया था, पिछले रूप में बीच में 1 नहीं दिए थे, अब की बार संख्याएं चेंज हो गई। क्या कि इसमें हमें 1 दे रखा है, तो कितने 1 है? 1 2 3। तो जैसे जैसे क्रम वाइज 10 20 30, देखो यहाँ 1 2 3 3 1 है, तो 10 20 30। अब फिर इसका उल्टा चले 20, और फिर 10 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1 आ जाएगा। तो इसी तरह से इस रूप में अगर हम इसको लिखें तो कितने 1 है? 1 2 3 4, 4 1 है, तो 10 20 30 और 40। फिर उल्टा चले 30 20 1। इसी तरीके से इसमें कितने 1 हैं? 1 2 3 4 5, 5 बार 1 है, तो इसको लिखेंगे 10 20 30 40 50 तक चलेंगे, फिर उल्टा चलेंगे
40, 30, 20 और 1। इस तरह से हम इस सवाल को हल करेंगे। 6 नंबर प्रश्न है कि दिए गए प्रतिरूपों का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याएं प्राप्त करनी है। देखो प्रतिरूप कैसे दे रखा है, 1 का वर्ग और 2 का वर्ग, 1 और 2 का वर्ग जोड़ना है और फिर इन दोनों का गुणा। आगे वाली संख्या क्या है, 1 और 2 का गुणा, 1 दूनी 2, 2 का वर्ग। अब इन सभी का वर्ग अगर जोड़ेंगे तो 3 के वर्ग के बराबर आ जाएगा। देखो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग कितना 4, 5 और 2 का वर्ग कितना 4, 5 और 4 कितने 9 और 3 का वर्ग कितना होता है 9। इसी तरीके से 2 का वर्ग और 3 का वर्ग और इनका गुणा, 2 तिया 6 गुणा के बराबर किसका हो जाएगा, 7 का वर्ग हो जाएगा। इसी तरीके से 3 चौक 12, 3 का वर्ग 4 का वर्ग और 3 चौक 12 का वर्ग 13 के वर्ग के, इसके आगे वाली संख्या के वर्ग के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ 4 और 5 का वर्ग और किसका वर्ग, 5 चौक 20, इन दोनों का गुणा करें तो किसके 20 के वर्ग के बराबर, किसके 20 के, यहाँ क्या आ जाएगा 20 के वर्ग के बराबर क्या आ जाएगा 21 का वर्ग। अब देखो 30 के वर्ग 30 और इसमें देखो कौन सी संख्याएं जोड़ी है, 5 और 5 से आगे वाली कौन सी, 5 और 6 का वर्ग, क्योंकि इन दोनों का गुणा करें 5 और 6 का गुणा करें तो 30 आता है, 6 पंजू 30, तो 6 का वर्ग और 30 का वर्ग जोड़ें तो क्या आ जाएगा 31 का वर्ग। ये देखो 7 और 6 का वर्ग और इन दोनों का गुणा, 7 छिकी 42, 7 छिकी 42, इनका सभी का वर्गों का योग किसके बराबर हो जाएगा 43 के बराबर, 43 के वर्ग के बराबर। सवाल नंबर 6 कंप्लीट हुआ। आगे वाला करते हैं। सवाल नंबर 7 है कि योग संक्रिया किए बिना ही योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखो इनको हमें जोड़ना नहीं है, तो जोड़े बिना ही हमें इनका क्या निकालना है, योगफल। कैसे निकालेंगे, अब देखो ये संख्याएं कौन सी है, विषम संख्याएं हैं और विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, विषम संख्याओं का योगफल, जितनी संख्याएं होती है उन संख्याओं का वर्ग करने पर विषम संख्याओं का योगफल आता है n का वर्ग। तो ये कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, लगातार विषम संख्याओं का है ये, तो लगातार विषम संख्या है ये 1 3 5 7, ये लगातार है, तो इनका वर्ग कर दीजिए गिनकर, 1 2 3 4 5, कितने हैं 5, तो इनका योग हो जाएगा 5 के वर्ग के बराबर, कितना 25, तो इन सभी संख्याओं का योग हो जाएगा 25। तो ये संख्याएं भी क्या है, दूसरे प्रश्न के अंदर भी क्या है, सारी की सारी विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याओं का योग क्या होता है, विषम संख्याओं का योग, लगातार विषम संख्याओं का योग n का वर्ग होता है। और n मतलब कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी संख्याएं हैं ये 10 संख्याएं हैं, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100। इन सभी संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा 100, बिना जोड़े ही हमने इनका योग निकाल दिया है। तो ये भी सारी क्या है, विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्याओं, लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n का वर्ग। कितनी संख्याएं हैं गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये संख्याएं हैं 12। तो 12 का वर्ग कितना होता है, कितना 144, 12 का वर्ग होता है 144। तो इन सभी संख्याओं का योग कितना हुआ 144। सवाल नंबर 7 पूरा हुआ। अब करते हैं 8। प्रश्न नंबर 8 है कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो 7 विषम संख्याएं, अब हमें पता है कि विषम संख्याओं का योग, लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n का वर्ग। तो 7 विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 7 का वर्ग, और 7 का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा 49 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लगातार विषम संख्याएं लिखें, 7 विषम संख्याएं लिखें, तो वह 49 के योग के बराबर हो, 49 के बराबर हो जाएंगी। एक दूसरी विषम संख्या है 3, इसके बाद में 5, इसके बाद में 7,
इसके बाद में 9, इसके बाद में 11, इसके बाद में 13। ये हो गई सारी टोटल है 7 विषम संख्याएं। तो सातों का अगर जोड़ करें तो ये 49 के बराबर होगा। 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरीके से 121 को 11 विषम संख्याओं के रूप में लिखना है। अब हमें पता है 11 विषम संख्याओं का योग कितना होता है। 11 विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग होता है n की घात 2। n की घात 2 संख्या कितनी है 11। अगर 11 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 121। अगर हम लगातार विषम संख्याएं लिखेंगे, 11 विषम संख्याएं लिखेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगी 121 के बराबर। 1 3 5 7 9 11 13, आगे वाली संख्या आ जाएगी 15, इसके बाद में संख्या आ जाएगी 17, इसके बाद में आ जाएगी 19, इसके बाद में 21। अगर संख्याएं गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 संख्याएं हो गई। अब इन सभी को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 121। इसी तरीके से 8वां सवाल हल होता है। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं हैं। पहला प्रश्न है 12 और 13। 12 और 13 के वर्गों के बीच में कितनी होगी। तो 12 का अगर वर्ग किया जाए तो कितना आता है 144। 13 का अगर वर्ग किया जाए तो कितना आता है 169। अब देखो इन दोनों के बीच की संख्याएं, ना तो 144 गिनना है और ना ही 169 गिनना है, तो ये टोटल सारी संख्याएं होती है 24। कितनी संख्याएं 24। आप भी गिन लीजिए कितनी हो जाएगी 24। अब देखो 24 कैसे आता है। अगर पहली संख्या का अगर हम 2 गुना कर दें तो ये क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर 12 का अगर 2 गुना कर दें तो कितना आता है 24। तो इस तरह के अगर सवाल आए तो पहली संख्या का क्या करेंगे हम 2 गुना करेंगे तो वह संख्याएं उनके बीच वाली संख्याएं निकल के आ जाएगी। दूसरा सवाल है 25 और 26। देखो 25 और 26 के दोनों के बीच की संख्याएं कितनी होगी। तो 25 का अगर पहली संख्या का अगर 2 गुना कर दें, 25 का अगर हम 2 गुना कर दें तो बीच वाली संख्याएं निकल के आ जाएगी। 25 दूनी 50। तो 25 और 26 का वर्ग करेंगे तो उनके दोनों के बीच की संख्याएं कितनी आ जाएगी 50। कितने 50। 99 और 100। 99 और 100 इन दोनों के बीच की संख्याएं कितनी होगी। तो पहली संख्या का 2 गुना कर दीजिए, 2 गुना 99 कितना आ जाएगा 198। इन दोनों के वर्गों के बीच की संख्याएं कितनी बचेगी 198 संख्याएं। धन्यवाद साथियों, आज की वीडियो देखने के लिए। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। इससे पहले की वीडियो देखने के लिए हमारे कक्षा 8 के प्लेलिस्ट में जाएं तथा हमारी वीडियो को वॉच करें, देखें। अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो लाइक करें तथा अन्य साथियों के साथ शेयर करें।